हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं फिर बात करूँगा उसी मसले पर जो आजकल बहुत हॉट डिस्कशन है गोदी मीडिया के ऊपर। वो है महमूद मदनी का स्टेटमेंट जो जहाद के ऊपर उन्होंने दिया, और जो कमेंट्स आए हैं ओवैसी साहब के उसके बारे में। लगता यह है कि ये सब जो मसला इस तरह से उछाला जा रहा है और आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। इसमें पहली बात तो ये कि मुसलमानों में आपस में बहुत बड़ा टकराव पैदा हो रहा है इस सब डिस्कशन से। तो मुसलमानों को आपस में डिवाइड करना है, दूसरी तरफ पोलराइज करना है। रिसेंटली देखिए, जहाँ तक मौलाना अरशद मदनी का मामला है, वो चाचा हैं और महमूद मदनी भतीजे हैं। अरशद मदनी साहब नो डाउट पॉलिटिकल भी स्टेटमेंट देते हैं और रिलीजियस भी देते हैं, और वो हिंदुस्तान के माने हुए एक बहुत बड़े ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और उनकी एक पहचान है। महमूद मदनी साहब उनके भतीजे हैं, और महमूद मदनी साहब बीइंग ए मच यंगर टू हिज चाचा, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात तक मेंटेन नहीं कर पाए। दूसरी तरफ दे आर द रिलीजियस हेड्स। देवबंद एक ऐसा सेंटर है मुसलमानों का पूरी दुनिया का दीनी तालीम के लिए। तो आप नो डाउट के रिलीजन के मामले में जो भी इंटरप्रिटेशन कुछ हैं, लोग आपसे मालूमात करते हैं और आप उन्हें सही राय देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। और अरशद साहब अपना काम बहुत ईमानदारी के दयानतदारी के साथ कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है बोलते भी हैं। नो डाउट कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बोल जाते हैं। जो भी रिसेंट चांसलर और वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स के बारे में जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, वो शायद बहुत ज़्यादा सही नहीं था। उसकी वजह है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में चांसलर वाइस चांसलर मुसलमान है, जामिया में चांसलर वाइस चांसलर मुसलमान है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चांसलर वाइस चांसलर मुसलमान है, आपका जामिया हमदर्द में भी वाइस चांसलर और चांसलर मुसलमान है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी मुस्लिम वाइस चांसलर्स और भी जगहों पर काफ़ी है, तो ऐसी बात नहीं थी। खैर एनी हाउ, नो डाउट मामला चल रहे हैं। जैसे आपका जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो मामला आया है, तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे या इस वक्त वो जेल में हैं, आप सभी को मालूम है कि वो पहले भी 2 साल के करीब जेल में रह चुके हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी नहीं है। और वो उसमें भी उन्होंने क्या था कि पैसा जो अपनी कौम के ही लोगों का जमा किया था, उसमें उन्होंने दयानतदारी करी और मामला तो उनके बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसमें दो राय नहीं कि एक तरफा तो काम हो रहा है हिंदुस्तान में इस वक्त, एक ख़ास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक सही एक्शन ले रही है और एक गलत आदमी पर एक्शन ले रही है, तो उसमें हमें ज़्यादा उसे कम्युनलाइज करके या उस कम्युनल आईने से नहीं भी देखना चाहिए। अब आइए उसके बाद, बिहार इलेक्शंस के बाद जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, दे स्टैंड एक्सपोज्ड। और ये तय हो गया कि ये जो इंडिया गठबंधन था, ये मैं पहले भी अपनी जब बना तब भी कहा था कि अनहोली अलायंस है, ये आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, और ना वहाँ चला और ना यूपी में चलेगा, ये भी याद रखिए। क्योंकि जब नीयतें ही साफ ना हो तो कोई अलायंस चलता नहीं। खैर हम उस टॉपिक से उस पर आते हैं कि जब वहाँ 19 में से 5 जीते, तो एक बहुत बड़ा चार्ज लगाया जा रहा है कि ओवैसी ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। ये कौन कर रहा है? ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं,
जिनका सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं, वो ये मुसलमानों से कहलवा रहे हैं कि ओवैसी ने बहुत बड़ा महासेकुलरिज्म इनको या महागठबंधन का नुकसान पहुंचाया। मेरा ये कहना है कि 243 सीट थी बिहार में, उसमें से 24 पर वो लड़े हैं, तो बाकी जो 220 के आसपास या 219 के करीब बैठी, उस पर तो ओवैसी का आदमी नहीं था। उसमें आपने क्या करके दिखाया? और रहा ये कि 24 सीट पर वो 5 सीटें जीत करके उसने दिखाई। वो उस पर भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि उसने तो 6 तक सीट मांगी थी, आप देने को तैयार नहीं थे। तो आप अपनी कमियों को देखिए, आप ओवैसी के ऊपर ये ना डरवाइए। और आप मुसलमानों में फूट डालने के लिए बार बार मुसलमानों से ही ओवैसी को गाली दिलवा रहे हैं। उसी डायरेक्शन में आपके जो मौलाना महमूद मदनी, जिनके एम्बिशंस हैं कि वो रिलीजियस लीडर भी रहे मुसलमानों के और पॉलिटिकल गुरु भी वही रहे, उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज ओवैसी के लिए यूज़ की, और वो कहते हैं कि वो वहाँ से क्यों आते हैं, उन्हें हैदराबाद में रहना चाहिए, उन्हें क्या राइट है, मैं ये नहीं होने दूंगा, यहाँ मुस्लिम पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं। अरे भाई, आप तो आसाम में जा कर के इलेक्शन लड़ते हैं, आप तो बंगाल में जा कर के आपने कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिसमें राज्यसभा में जाने के लिए आपने अप्रोच नहीं किया। आप तो एक दीनी लीडर हैं, आपको पार्टी MP या MLA मिनिस्टर से भी कहीं आपका दर्जा बहुत ऊपर है, लेकिन आप उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी दुकान चला रहे हैं। अब हुआ ये कि जब देखा उसके बाद इनकी जो मौलाना महमूद मदनी साहब की जो एक तरह से कहिए बड़ी बेहद मिट्टी कुटी, लोगों ने इन्हें बुरा भला कहा, जिस तरह के इन्होंने अल्फाज यूज़ किए ओवैसी के लिए, तो अब इन्हें भी अपनी करेक्टिव बनानी थी। उधर चाचा कह ही चुके थे, बोल चुके थे वाइस चांसलर के ऊपर, तो इन्हें एक नया मुद्दा मिल गया। हालांकि मुद्दा सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, जिहाद का। नो डाउट जिहाद इज ए रिलीजियस एक वो है, जो जिहाद मीन जद्दोजहद, जिहाद मीन स्ट्रगल। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने पूरा, और इवन इंडिया के अंदर जिहाद का मतलब, जिहादी का मतलब टेररिस्ट से जोड़ दिया गया, जो कि गलत है, एवरीबॉडी नोज इट। तो जो चीज़ अनजाने में होती है उसे तो आप सफाई दे सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ जानबूझ के की जा रही है, वही कि सोते को तो जगा सकते हैं, जागते हुए को कौन जगाएगा? तो ये तो एक डेलिब्रेट चीज़ है कि आपने जिहादी, जिस मुसलमान को दाढ़ी वाले को देखेंगे, किसी एक्टिविस्ट को देखेंगे तो उसे जिहादी आप कह देते हैं, इसका मतलब उसे टेररिस्ट आप बता देते हैं। तो जहाँ तक ये कहने का मामला तो वो सही था, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या ये ज़रूरी था कि इस टॉपिक को आप लेकर के खड़े होते? इस वक्त आप भोपाल में बैठे हुए थे, वहाँ पर भाषण दे रहे थे, आपने वहाँ जिहादी का मामला ले आए। और जिहादी आप जानते हैं, ये नहीं कि आप नई चीज़, बिल्कुल सही है, आपने जो कहा वो सही है, मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी दिया है। लेकिन इस मुल्क में जो माहौल बना रखा है, वो तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसी बात कहें जो हम एक और ज़्यादा मुसलमानों को कॉर्नर कर सकें, पोलराइजेशन कर सकें। हालांकि पोलराइजेशन ऑलरेडी हो चुका, पोलराइजेशन नया नहीं हो रहा है कहीं से, लेकिन वही अब दो ग्रुप हो गए। एक मुसलमान ग्रुप ये कह रहा है कि कंडम कर रहा है महमूद मदनी साहब को कि इन्हें नहीं कहना चाहिए था, माहौल को देखना चाहिए था। दूसरा ये कह रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, वो भी सही है कि भाई इन्होंने कोई गलत बात नहीं, इट इज़ कुरान में ये इस्लाम का हिस्सा है जिहाद, और उसे गलत है। लेकिन ये बात अगर करनी थी तो कोई ज़रूरी थी कि अभी इलेक्शन सर पे आ गया है, माहौल ख़राब है, आप इसे अब से 50 साल पहले से कहना शुरू करते, या जिस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज ने जिहाद का वर्ड यूज़ किया था, इस्लामिक जिहाद, तो उस वक्त बोलना शुरू करते, उस वक्त क्लैरिफिकेशन देते, आप तो देते नहीं। तो ये मौका जो था कहने का, वो सर्टेनली अप्रोप्रिएट नहीं था। हालांकि बात आपने गलत नहीं कही। तो हो ये रहा है कि इस कंपटीशन में एक दूसरे को, दोनों फोर्सेस काम कर रही हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो भी चाह रही है कि मुसलमानों में आपस में डिवीज़न हो, और जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो भी मुसलमानों को टारगेट होंगे, इनकी पिटाई होगी तो ये हमारी तरफ, हमारे बंधुआ मंजूर बनेंगे। तो वो अपना जो सो कॉल्ड मुसलमान ये दलाल जो इन सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका भी धंधा यही है कि आपस में किस तरह से एक दूसरे को अटैक करें। अरे आप अपना कंट्रीब्यूशन बताइए, आपने क्या किया। समाजवादी पार्टी हो, चाहे RJD हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, उसने मुसलमानों के लिए पॉजिटिव कम किया,
निगेटिव ये क्या कि क्रिमिनल्स को आपने प्रमोट किया है, करप्शन को प्रमोट किया है, आपने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। तो दोनों को खतरा है। अब जहाँ तक अब तीसरा एक नया कांड देख लीजिए, जो मतलब किस हद तक हम लोग जा सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का एक एमएलए है हुमायूं कबीर, वो कहते हैं कि एक मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। कहाँ? मुर्शिदाबाद, उस एरिया में जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर आप करेंगे। अरे जब बाबरी मस्जिद टूटी है, क्या आप उस वक्त खड़े हुए थे? जब उसका केस कोर्ट में चला, कोर्ट ने भी कहा कि ये इलीगली तोड़ी गई है। कोर्ट ने भी कहा ये क्रिमिनल एक्ट था, मूर्ति रखी वो भी गलत थी, लेकिन आस्था के नाम पर उन्होंने उसे मंदिर बनाने को दे दिया। तो आप वहाँ जाके अपनी जान देते, आप वहाँ खड़े होते कि मैं बाबरी मस्जिद नहीं बनने दूँगा, तो यहाँ मंदिर नहीं बनने दूंगा, तब तो नहीं आप बोले। और आज आपको बाबरी मस्जिद की याद आ रही है, सन 92 के बाद अब आपको याद आई। और बाबरी मस्जिद जिस बाबर के नाम पर मुसलमानों को दंडित किया जा रहा है, जिन बाबर के नाम पर बाबर के औलाद कह करके इन्हें पे कमेंट किए जा रहे हैं, उसके नाम पर आप बंगाल में मस्जिद बनाएंगे। आप भी तृणमूल कांग्रेस के अंदर आरएसएस का एजेंडा लेके चल रहे थे कि वहाँ पोलराइजेशन, जाहिर है आप बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे तो हिंदू रिएक्ट करेगा, और आपका काम था कि बीजेपी को फ़ायदा कर दे। लेकिन जो वहाँ की ममता जी हैं वो बेहद समझदार हैं, नो डाउट सेकुलर हैं, इस वक्त तो सेकुलर हैं ही है। उन्होंने सही किया कि आपको सस्पेंड कर दिया। उसके बावजूद देखिए वो बाद में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मस्जिद का तो बाबरी मस्जिद का मैं न्यू भी रखूँगा, और मेरा 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें वहाँ लाइब्रेरी भी होगी, वहाँ मस्जिद तो होगी, वहाँ पर गेस्ट हाउस भी होगा, शॉपिंग सेंटर भी होगा, और सब हॉस्पिटल्स भी होंगे। ये सब आप कहाँ से लाएंगे आप पैसा? और मज़े की बात ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि अब मैं पार्टी से निकाल दिया जाए या कुछ भी हो, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और जितनी सीट्स हैं 143 या 119 या 113 समथिंग लाइक दैट, सभी के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो ये तो आप नंगे हो गए, ये तो आपके सच्चाई सामने आ गई, दैट यू हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय समबडी एल्स जस्ट टू डिवाइड मुस्लिम्स, जस्ट फॉर पोलराइजेशन। और अब यही मज़े की और बात देखिए आगे कि अब इस मस्जिद के जिस बाबर के नाम पर मुसलमानों को दंडित किया जा रहा है, उनसे नफरत क्रिएट की जा रही है, उन्हें जलील किया जा रहा है, आपको उसी ग्रुप की अब सपोर्ट है कि आप बाबरी मस्जिद वहाँ बनाएं। दे आर सपोर्टिंग यू, दे आर फंडिंग यू। तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि किस हद तक ये कम्युनिटी जो कहती है हम अल्लाह से डरते हैं, हमारे कुछ उसूल हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कम्युनिटी क्या कर रही है। अरे आप खुल करके आइए। हम तो खुद कहते हैं कि बीजेपी इज नॉट अनटचेबल फॉर मुस्लिम्स, नो डाउट। अगेन आई विल रिपीट, आई हैव रिपीटेड सो मैनी टाइम्स कि बीजेपी हमें सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, लेकिन हम उसे अपना दुश्मन ना माने। हम ये नारा लगाना छोड़ दें कि बीजेपी हराओ, क्योंकि बीजेपी जितनी खतरनाक है, ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज भी आपके लिए उससे कम नहीं है। ये सिर्फ क्रिमिनल्स को प्रमोट करती है, मुसलमानों को, दलालों को प्रोड्यूस कर रही है, ये कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचती। इन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, इन्हें मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। तो आप संभल करके चलिए। अब जहाँ तक सवाल है ओवैसी का, ओवैसी एक मुस्लिम वॉइस है, ओवैसी के टिकट पर जो जीतेगा वो आपकी बात करेगा। जो दूसरी पार्टीज के टिकट पर जीत के मुसलमान आते हैं, वो अपनी बात करते हैं, या अपने लीडर की बात करते हैं, या अपनी पार्टी की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात नहीं करते हैं। तो रहा ये कि जो है ठीक जहाँ भी आप हैं, देखिए कम से कम आपस में जिस तरह के इस वक्त मामला चल रहे हैं, और इनका सिर्फ मकसद ये था रूलिंग पार्टी का इस वक्त आपको एंगेज कर दें, एक नेशनल डिबेट इसे बना दें, जिहाद को लेकर के, दूसरी चीज़ों को लेकर के। क्यों कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहाँ बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट मामला आ रहे हैं, बड़े डिस्कशंस हो रहे हैं, SIR है एंड सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो उससे आपका माइंड, जहन पब्लिक का डाइवर्ट करना था। साथ साथ
पुतिन साहब आए थे, रशियन प्रेसिडेंट। वो भी कोई बहुत बड़ा इवेंट था हिंदुस्तान के लिए कि इतने बड़े कंट्री का एक प्रेसिडेंट यहाँ विजिट पर था। तो उससे भी आपका ध्यान हटाना था कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे सकें कि किस तरह के मसाइल सामने आएंगे, किस तरह के डिस्कशन होंगे, किस तरह की बातें होंगी। तो ये सब दोनों तरफ से स्पॉन्सर्ड है। एक ग्रुप स्पॉन्सर्ड बाय रूलिंग पार्टी बीजेपी, अंदर इज स्पॉन्सर्ड बाय सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज। और दोनों का मकसद यही है, वो मुसलमान को आगे करके सेकुलर पार्टीज दुश्मनी खड़ी कर इन्हें प्रूव कर रहे हैं, इन्हें दिखा रहे हैं कि दे आर द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ बीजेपी। और लिहाजा इनकी ठुकाई होती है, इनकी पिटाई होती है और आप नाचते हैं कि अब जाएंगे कहाँ। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था कि अब इन इश्यूज पर आप चुप हो जाइए, लेट देम फाइट। आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, आपकी कोई हैसियत नहीं यहाँ की पॉलिटिक्स में। और आप भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे। और कम्युनिटी अब समझदार हो गई। कम्युनिटी अब इस पे वोट नहीं देगी कि भाई को वोट दीजिए। कम्युनिटी देगी अच्छे कैंडिडेट को, इर्रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट एंड एनीथिंग। इवन अगर बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट होगा उसे भी वोट देगी कम्युनिटी। या अगर अपने कैंडिडेट को देना है और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है तो जहाँ विनिंग पोजीशन में हो वहाँ ओवैसी के कैंडिडेट को, AIMIM के कैंडिडेट को जिताइए। वो आपकी बात करेगा पार्लियामेंट में, वो आपकी बात करेगा असेंबली में। बाकी ये सब सिर्फ और सिर्फ दलाल है, 99% दलाल है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक नेम, लाइक बर्क साहब थे संभल के लेट। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया अपने दीन को और पॉलिटिक्स को, दोनों को मिलाया नहीं, वो पक्के रहे। अलीगढ़ में है एक ही हस्ती है ऐसी, द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल, वो है जफ़र आलम साहब, जो ईमानदारी की बात कहते हैं, कम बोलते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में इस तरह की झंझट में नहीं पड़ते। ईमानदारी के साथ उन्होंने पार्टीज में कुछ दिया है, उससे कुछ लिया नहीं। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन नॉट मोर देन 1%। बाकी सब आप देख रहे हैं कि जो हो रहा है। आजम खां के बेटे को तीसरे केस में 7 साल की सजा हो गई है अभी 2 दिन पहले। क्या समाजवादी आ रही है उसे बचाने के लिए? क्या कोई सड़कों पर आ रहे हैं ये मुसलमान उन्हें उनके फेवर में? नहीं आएंगे, क्योंकि ही वॉज नॉट ए मुस्लिम लीडर एंड ही नॉट ए मुस्लिम लीडर। वो अपने लीडर थे, वो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, ना कि मुसलमानों के लीडर। थैंक यू वेरी मच।